नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मन तो बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो आज हम बात करेंगे ये पेपर सॉल्यूशन की, मतलब कि जो भी आपका बीटी का पेपर आता है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे आप करेंगे, मतलब कि सारे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा। मतलब कि आप बीटी के जो भी पेपर हैं उनको आप कैसे अच्छे से हल करेंगे और उनका आंसर क्या है। तो आज की वीडियो श्रृंखला इसी पर निर्धारित है कि हम पेपर को हल कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आपका 2018 का पेपर, तो 2018 के पेपर में अगर बात किया जाए तो आपका कुल 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें कि 3 पार्ट है और आपके उसमें से किन्हीं 2 को करना है। तो और उनका जो वैल्यू है वो आपका 5 अंक का है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पारिस्थितिकी के मूल तत्व क्या होते हैं और सड़क विकास पर पारिस्थितिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पारिस्थितिकी होता है तो सभी लोग आप जानते ही हैं कि किस पारिस्थितिकी जो आपका शब्द होता है वह आपका इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, जो कि आपका इकोसिस्टम 2 शब्दों से आपका बना हुआ है। तो अतः जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक आपका आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है और उसी को आपका पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। और जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका जो घटक की अगर बात किया जाए 2 हो जाता है आपका जैविक और आपका अजैविक घटक। तो जैविक में जितने भी आपके जीवित होते हैं वो आ जाते हैं और अजैविक में जितने भी आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये सब आ जाते हैं। अब ये बात करते हैं इसके कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उस पे सड़कों के विकास का आपका क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो भी आपका सड़क विकास है वो सड़क विकास जो आपका है वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे क्या करता है, प्रभावित करता है। कि मतलब कि जो भी सड़कें हमारी विकसित हो रही हैं या विकास हो रही हैं उनका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर उस तरफ बात किया जाए तो आपका ये हो जाता है कि जानवरों की संख्या में आपकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि सड़कों के विकास की वजह से प्रदूषण में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जीव जंतुओं का जो विकास होता है वो प्रभावित हो जाता है। और सबसे लास्ट अगर बात किया जाए चौथा पॉइंट तो ये होता है कि आपका जो भी जीव जंतु हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार में परिवर्तन ये आ जाता है कि वो जितने भी अगर जंगल उंगल के किनारे आपका सड़क का विकास हो रहा है तो जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या प्रायः आपका इसके लिए कम शोर के लिए आपका आदी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपका बाद में जो ये होता है, बाद में जो हमारे ये होते हैं जो ये सड़कों के विकास की वजह से जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं वो काफ़ी गुस्सैल हो जाते हैं और उनके व्यवहार में भी आपका काफ़ी परिवर्तन होने लगता है। और ये भी देखा गया है कि सड़कों के आसपास जो भी आपके जीव जंतु रहते हैं उनके व्यवहार में आक्रामकता और गुस्सैलपन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे उनके प्रजनन और उनके विकास में भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ प्रभाव हैं जो कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र पर सड़कों के विकास की वजह से पड़ते हैं। तो कुल मिला के आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 से 2.5 पेज तक आप लोग लिखिएगा जो कि आपका सफिशियंट होता है। फिर अब पहला के क्वेश्चन के पार्ट दूसरे में जाएंगे तो ख पार्ट। तो ख पार्ट में ये है कि आपका ये पारिस्थितिकी तंत्र पर ये वनों की कटाई या निर्वर्गीकरण का आपका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो जंगल है और जंगल की जो कटाई है वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आप जंगल की कटाई को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी वन क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो आप समझ ही रहे हैं कि आजकल लगातार कम होता जा रहा है। तो सिंपली इसमें 1.5 से 2 पेज आपको लिखना होगा। तो उसमें ये देखना होगा कि आपका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो
जंगलों की कटाई से सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है वह प्रभावित होने लगती है। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होने लगती है। फिर क्योंकि एक स्थान विशेष का जो होता है वहाँ उसमें जो पेड़ पौधे और जो जंगल होता है वो आपके खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि वनों की कटाई की वजह से जो उनका आपका सिस्टम है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। फिर उसके बाद वनों की कटाई की वजह से जो आपका जलवायु परिवर्तन है वो भी होने लगता है, अर्थात जो भी आपकी जलवायु है वह आपका परिवर्तित होने लगती है। और जो जो इसका कटाई की वजह से ये होता है कि आपका ये ओजोन परत भी आपकी कमज़ोर होने लगती है और पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो प्रतिदिन आपका क्या नाम है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। फिर तीसरा क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं में जो होती है वह आपकी वृद्धि होने लगती है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होने लगती है। तो ये भी हम देखते हैं कि ये इसके वनों की कटाई की वजह से जितनी भी आपदाएं होती हैं वह आपकी बढ़ने लगती हैं। फिर क्या होता है, जानवरों की मृत्यु तथा पलायन। तो जो आपका वनों की कटाई है उसके वजह से क्या होता है, जानवरों की मृत्यु भी होने लगती है और उनका पलायन भी होने लगता है। और फिर क्या होता है, आपका वायु प्रदूषण में भी अत्यंत आपका जंगलों की कटाई की वजह से क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। अब पहला का ग क्वेश्चन, तो पहला का ग क्वेश्चन है कि आपका ये वायु प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं, कि वायु प्रदूषण होता क्या है। वायु प्रदूषण से मेन आप इसमें दिया है कि वायु प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं। तो इसमें आप सिंपली लिख दीजिएगा वायु प्रदूषण होता क्या है। तो जो भी वायु प्रदूषण की डिफिनेशन है वो, और फिर वायु प्रदूषण से अगर बचने का उपाय कहा जाए तो वायु प्रदूषण से जो आपका बचने का उपाय है वो कौन कौन से है, आपका गुरुत्व अवसाधन है, फिर फैब्रिक फिल्टर है, फिर लूवर वो कलेक्टर है, फिर अपकेंद्रीय संग्राहक या साइक्लोन है, फिर स्थिर वायु अवक्षेपण है, आर्द्र संग्राहक अवक्षेपण है, और बोरा या वस्त्र छन्नक वाला है। और उसमें से फिर क्या करेंगे, आपका जो ये होता है स्थिर विद्युत अवक्षेपक है, इसके बारे में आप डिटेल में लिख देंगे। मतलब कि क्या करेंगे कि आप ये बताएंगे कि ये 5-6 जो भी विधियां हैं और उसमें से जो आपका एक विधि जो सबसे कॉमन विधि होती है आपका स्थिर विद्युत अवक्षेपण विधि, उसको आप क्या करेंगे, डिटेल में लिख देंगे। तो आप जानते हैं कि स्थिर विद्युत अवक्षेपण जो होती है वह जो विधि होती है वो भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है निम्न वोल्टता द्विचरण अवक्षेपक, एक होता है उच्च वोल्टता एक चरण अवक्षेपक। तो आजकल इन जनरली जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें सारे में उच्च वोल्टता और एक चरण अवक्षेपक ही आपका प्रयोग में लाया जाता है। और ये भी जो आपका हाई वोल्टेज वाला अवक्षेपण वाला होता है ये भी आपका 2 तरह का होता है। एक होता है प्लेट टाइप और दूसरा होता है आपका पाइप टाइप। तो प्लेट और पाइप टाइप में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। प्लेट टाइप वाले में प्लेटें आपकी समानांतर क्रम में रहती हैं और जिनमें आपका क्या नाम है, भार लगा रहता है, और फिर जो बीच बीच में आपका तार रहता है। तो जो तार रहते हैं वो निगेटिव चार्ज, जनरली निगेटिव आपके चार्ज रहते हैं। तो जो भी आपके धूल के कण या जो कि भी कण होते हैं ये आपके उससे आके चिपक जाते हैं। फिर बाद में इनको झाड़ के साफ कर लिया जाता है और फिर पुनः आपके प्रयोगों में लाया जाता है। और तारों के मध्य में जब हम उच्च वोल्ट की धारा जो प्रभावित करते हैं तो जो उनके बीच से गुजरने वाली जो भी वायु प्रदूषक होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइड हो जाते हैं, और आयोनाइड होके आपका जाके उसके तलों पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या नाम है, जो ऊपर की जो वायु निकलती है वो काफ़ी आपकी शुद्ध वायु निकलती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये वायु प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं और किसी एक आपके उपाय के बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपका पीने योग्य जो पानी होता है उसके क्या क्या आपके मानक होते हैं। मतलब कि जो भी हम जल को पीने योग्य मान सकते हैं तो उसके आपके क्या क्या मतलब कि गुण होते हैं, या जो भी आपका शोधित जल है
उसके शोधित जल को पीने योग्य कम माना जाएगा, यानी जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसका आपका स्टैंडर्ड क्या है। तो पृथ्वी पर जो भी आपका जानते ही हैं कि 97% जो जल होता है वो महासागरों में है और नमकीन है, केवल 3% पानी ही आपका पीने योग्य है। उसमें से भी आपका 2.5% जो होता है वो ध्रुवीय प्रदेशों में, केवल 0.6% पानी नदियों और झीलों में है जो कि आपका पीने योग्य है। तो अब ये देखते हैं कि आपका जो पीने योग्य जल है उसकी गुणवत्ता क्या होती है। तो पीने योग्य जल का जो गुणवत्ता है उसमें अगर पीएच की बात की जाए तो 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। जो टीडीएस है वो 100 से 150 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ऑक्सीजन भी आपका पर्याप्त होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, गंधहीन होना चाहिए, हल्का सा मीठा होना चाहिए या स्वादहीन होना चाहिए, और आपका सोडियम 200 से 400 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, कैल्शियम 75 से 200 होना चाहिए, मैग्नीशियम होना भी 300 की भी मात्रा होनी चाहिए, टर्बिडिटी और होनी चाहिए, और जो हार्डनेस टोटल है वो 200 से 500 mg पर लीटर होने चाहिए। तो ये सब जो आपके मानक है वो भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो पानी पीने के लिए। तो अगर फिजिकल की बात किया जाए तो सबसे मेन ये है कि वो जो आपका पीने योग्य पानी होना चाहिए वो स्वादहीन होना चाहिए, दुर्गंध युक्त होना चाहिए, और बिल्कुल साफ क्रिस्टल वो क्या होना चाहिए कि आपका दिखाई देना चाहिए। तो ये सब जो आपके गुण हैं वह किसके हैं? पीने योग्य जल के हैं, कि जो हमारा पीने योग्य पानी है उसमें आपका मुख्य रूप से क्या क्या गुण हैं। तो ये हो गया। फिर आपका दूसरा का ख है। दूसरा का ख बेसिकली थोड़ा सा ये प्रश्न आपका घुमा के पूछा है। तो घुमा के पूछा है तो इसमें ये दिया है कि नाइट्रोजन और सल्फर के वजह से आपके कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर के कारण आपका वायु प्रदूषण लिख सकते हैं कि ये सब वायु प्रदूषण के भी कारण होते हैं और अम्ल वर्षा के भी कारण हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा कि नाइट्रोजन और सल्फर जो होता है वो मेनली क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का काम करता है। और फिर ये जो आपका SO2 और NO2 है वो आपका बेसिक उसके लिए एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का भी आपका कार्य करता है। तो अम्ल वर्षा के बारे में लिख दीजिएगा कि क्या क्या होता है। तो ये आप जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है, और इसका अम्ल वर्षा का प्रभाव ये जीव जंतुओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। जैसे कि कुछ जीव जंतु होते हैं कि जो कि अगर 4 से कम pH है यानी एसिडिक वाटर है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। पदार्थों पर इस तरह का पहुंचता है कि लोहे की सतह पर वो आपका पीले रंग का FeSO4 का बन जाता है, कापर की सतह पर हरे रंग का कापर सल्फेट का बन जाता है, एल्युमिनियम की सतह पर आपका ये Al2SO3 यानी एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट का बन जाता है, और कागज़ और चमड़े के उत्पादों को अभी ये रंग क्या करता है, उड़ा देता है। तो ये सब जो है वो आप आराम से लिख दीजिएगा। अब दूसरे का क्वेश्चन है वो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की, मतलब कि जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वह क्या होता है, कि मतलब कि जो आपका पादपक्रिय जो प्रभाव है उसको हम क्या कह सकते हैं कि पादपक्रिय प्रभाव जो होता है वो क्या हो। तो पादपक्रिय प्रभाव ये होता है कि वायुमंडल में जमा जो गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को हम कहते हैं कि आपका क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जो भी मतलब कि वायुमंडल में जो गैसें जमा हो रही हैं उनमें आपका क्या नाम है, वो कैसे हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो इसका कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव जनित। तो प्राकृतिक और मानव जनित इस टाइप का होता है। तो प्राकृतिक और मानव जनित, तो प्राकृतिक वर्णन में ये आ जाएगा कि जो भी आपका समुद्रों द्वारा जो भी गैसें निकलती हैं वो, और जानवरों द्वारा भी जो भी मीथेन संग निकलती है वो हो गया आपका प्राकृतिक। मानव जनित में ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी तेल के कुएँ हैं चाहे ईंधन है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो भी आपका उत्पन्न करती हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। फिर उसके बाद मीथेन, तो कोयले और तेल के खानों से जो उत्सर्जित और बहुत से भोजनों को जो पचाते समय जो भी आपका CH4 का निर्माण और गोबर के साथ आपका CH4 भी बाहर आता है। ये सब जो कारण होते हैं ये होते हैं आपके मानव जनित कारण आपके
अब क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे के घ पे। तो दूसरे के घ पे ये है कि आपका यानी प्रदूषण यानी वैक्यूलर प्रदूषण क्या होता है। तो यानी प्रदूषण का मतलब एक तरह से वायु प्रदूषण ही होता है। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तो BS स्टैंडर्ड लागू किया जाता है, वो यूरो स्टैंडर्ड लागू किया जाता है। और अगर इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पे भारत स्टेज यानी BS स्टैंडर्ड को लागू किया जाता है। तो जो आपका यूरोपियन उत्सर्जन मानक है, जिसको यूरक मानक कहते हैं, तो सबसे पहले यूरो मानक आपका फर्स्ट जो था वो 1992 में आपका लागू हुआ था। उसके बाद यूरो जो सेकेंड था 1996 में हुआ था। फिर यूरो थर्ड था 2001 में हुआ था। फिर यूरो 4 जो था वो 2005 में था। यूरो 5 जो था 2009 में था। और यूरो 6 जो था वो आपका 2015 में आया था। तो यूरो मानक में बेसिकली ये कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड इन सबों के उत्सर्जन की मात्रा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। इनके उत्सर्जन की मात्रा को हम क्या करते हैं, निर्धारित कर लेते हैं। तो उसी तरह से आपका भारतवर्ष में भी यही मात्रक भारत स्टेज उत्सर्जन कहलाता है, यानी भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड कहलाता है, जो कि आपका सभी प्रकार के इंजनों यानी कि आपका डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों प्रकार के होता है। तो 2010 में भारत स्टेज आपका थर्ड लागू किया गया। 17 में आपका भारत स्टेज फोर्थ आया। और 20 तक ये उद्देश्य है सरकार का कि यूरो 6 को हर तरह से आपका क्या किया जाए, अपना लिया जाए। यूरो 6 को हर तरह से अपना लिया जाए। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से दूसरा समाप्त होता है। अब दूसरे का घ समाप्त होता है, दूसरे का ड। तो दूसरे का ड ये है कि आपका ये है कि विनिर्माण और मतलब खतरनाक रसायन भंडारण और आयात संशोधन नियम 1989 यानी 1890 मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजरस केमिकल और अमेंडमेंट रूल 1989। तो जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1989 में आपका एक नियम लागू किया, जिसको 1994 और 2000 में आपका संशोधित किया गया। तो ये संशोधित किया गया तो कि इसमें आपका जो भी खतरनाक रसायन वगैरह है, उन रसायनों का कैसे आयात किया जाएगा, कैसे उनका भंडारण किया जाएगा और उनका जो आयात है उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। तो इसके जो हैजार्डस जो आपके केमिकल आते हैं उसमें आपका देखिए कौन कौन सा आता है। विषाक्त रसायन आता है, ज्वलनशील गैसें आती हैं, ज्वलनशील तरल पदार्थ आते हैं और विस्फोटक आते हैं। तो भारतवर्ष में इन खतरनाक रसायनों का आयात के लिए कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन पहले क्या करेगा, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात को आपका निम्न जानकारी के साथ आपका प्रदान करेगा कि मतलब कि इंडिया में कौन उसको प्राप्त करेगा, उसका नाम और पता, फिर भारत में वो किस बंदरगाह द्वारा प्रवेश करेगा, और फिर उसके बाद क्या नाम आयात किए जाने वाले रसायन की मात्रा, और उसके बाद जो भी उत्पाद है उसके पूर्ण सुरक्षा गारंटी। तो ये सब आपका है हैजार्डस केमिकल को कैसे आयात किया जाएगा, कैसे आयात करने के क्या क्या नियम है और सारी डिटेल। अब आते हैं हम आपके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो भी हमारा खतरनाक रसायन है, यानी आपका अस्पताल का, बायोमेडिकल का या जैव अपशिष्ट, इन सबों को हम कैसे आपका कंट्रोल करेंगे और इन सबों को हम कैसे आपका ये करेंगे, कैसे इनका संग्रहण करेंगे, कैसे वो सब सारी चीज़ें करेंगे। तो जो आपका बायोमेडिकल या जैव अपशिष्ट होता है वह आपका क्या होता है कि ये सरकारी नर्सिंग होमों से निकलता है, उसके बाद कहाँ से निकलता है, मेडिकल कॉलेजों से निकलता है, फिर प्राइवेट चिकित्सालयों से निकलता है, सरकार चिकित्सालयों से निकलता है। तो इन सब जगहों से आपका क्या होता है, ये सब चीज़ें आपकी निकलती हैं। तो इन सबों के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक आपका बात करेंगे। तो इन सबों का हो गया। फिर उसके बाद
जो आपका जितने भी ये आपके खतरनाक केमिकल हैं, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं हानिकारक और अहानिकारक, और जितने भी आपके बायोमेडिकल आपके वाले निकलते हैं, उनको दो में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये आपका तीन तीन पात्रों में रखते हैं। काला पात्र, पीला पात्र और लाल पात्र। काला पात्र, पीला पात्र और लाल पात्र, इन सबों में हम आपका रखते हैं। तो अब बात करते हैं हम आपके इसके काला पात्र के। काला पात्र में जितने भी असंक्रामक कागज़, टिश्यू पेपर, मेडिसिन और कवर, ये सब इन सबों को रखते हैं। फिर पीले पात्र में कितना को रखते हैं, इन सब में सबको हम रखते हैं जितने भी आपके संक्रमित वाले जितने भी रहते हैं, जैसे कि मानव अंग हो गए, उत्तों के शरीर हो गया। फिर लाल वाले में सबसे ज़्यादा संक्रमित चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि संक्रमित प्लास्टिक वेस्ट हो गया, फिर उसके बाद दस्ताने हो गए, वाटर हो गए, किसी का भी थूक वगैरह हो गया। तो ये सब हम किस में रखते हैं, लाल वाले में रखते हैं। तो लाल जैसे कि नाम से ही या कलर से ही वो है कि सबसे खतरनाक को हम क्या करते हैं, इसी में रखते हैं। अब इनका हम देखते हैं कि जो भी आपके बायोमेडिकल वेस्ट हैं, इनका हम निस्तारण कैसे करते हैं। अर्थात इन सबों को हम कलेक्ट तो कर लिए, कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका निस्तारण कैसे करेंगे। तो इन सबों के स्टोरेज का तो सिस्टम हो गया। स्टोरेज के बाद इनको ले जाने के लिए भी बहुत विशेष वाहन होते हैं और बहुत सावधानी रहनी पड़ती है, क्योंकि संक्रमण फैलने का भी इन सब पदार्थों से बहुत ज़्यादा आपका खतरा रहता है। तो संक्रमण को देखते हुए इनका जो आपका ये आवागमन है, इसके लिए बहुत विशेष विमान बनाए जाते हैं, विशेष वाहन बनाए जाते हैं। और कुछ प्रशिक्षित लोग और कुछ प्रशिक्षित कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस कार्य को क्या करती हैं, कुशलतापूर्वक करती हैं। तो उनको आपको क्या करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है। तो वो कुछ अपना एक शुल्क लेती हैं और आपके अस्पताल से जितना भी अस्पताली कचरा होता है, उसका आपका वैज्ञानिक वो तरीके से ट्रीटमेंट या निस्तारण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो निस्तारण में क्या क्या होता है। तो निस्तारण में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो निस्तारण में आपका हो जाता है कि सबसे पहली प्रक्रिया है वो है आपका दहन। दहन का मतलब हो गया आपका जलाना। तो दहन कैसे करते हैं, तो उच्च तापमान पे आपका जितने भी आपके पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को दहन कर निष्क्रिय किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, गैसियस मटेरियल में आपका बदल दिया जाता है। तो जो दहन प्रक्रिया होती है, यह मेडिकल वेस्ट को करने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया होती है। दूसरा ये होता है रासायनिक। तो रासायनिक वाले में ये होता है कि पीले तथा रंग वाले वेस्ट को, प्लास्टिक को क्या किए जाते हैं, निस्तारण से पहले क्या किया जाता है, आपका डिसइंफेक्शन घोल में डुबोया जाता है। मतलब कि जितने भी ऐसे पदार्थ जिनको जलाने से चाहे निस्तारण करने से आपका इन्फेक्शन फैलने का डर है, या किसी प्रकार के भी संक्रमण फैलने का डर है, या दूसरे व्यक्तियों को चाहे जो निस्तारित कर रहा है उसको अगर संक्रमित करने का डर है, तो संक्रमण के चांसेस को बिल्कुल जीरो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, मतलब कि असंक्रमित किया जाता है, ताकि किसी प्रकार का भी हमारा संक्रमण न फैले। तो डिसइंफेक्शन करने के लिए या असंक्रमण करने के लिए उसको क्या किया जाता है, 1% हाइपोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि 99% भाग पानी रहेगा और एक मात्रा आपका हाइपोक्लोरिक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को कर लिया जाता है और घोल बना लिया जाता है। उस घोल में सारे पदार्थों को क्या किया जाता है, डुबो कर निकाल दिया जाता है। इस तरह जब हम डुबोते हैं तो वो सारे के सारे जितने भी पदार्थ होते हैं वो डिसइंफेक्टिफाइड हो जाते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार का भी संक्रमण फैलाने के जो चांसेज होते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। डिसइंसेक्टिफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं और सॉल्यूशन को बोलते हैं डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन बोलते हैं। और इन सबों को फिर क्या किया जाता है, आपको ये किया जाएगा माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में जितने भी सूक्ष्मजीवी होते हैं वो माइक्रोवेव किरणों द्वारा डाला जाता है और वो क्या की जाती हैं कि वो के जितने भी आपके सूक्ष्मजीवी होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। फिर आपका हो गया ऑटोक्लेव। तो इसमें धातु से बनी हुई चीज़ों को डिसइंफेक्टिफाई किया जाता है।
कि मतलब कि एक तरह से बड़ा सा कुकर टाइप का चीज़ रहता है, उसमें गरम कर दिया जाता है। गरम करने के बाद वो जितने भी होते हैं चीज़ें होती हैं वो आपकी संक्रमण रहित हो जाती हैं, मतलब किसी प्रकार का भी उन पे इन्फेक्शन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इनको डिसइंफेक्शन किया जाता है या डिसइंफेक्शनेटेड किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, विषाणु रहित किया जाता है। इन्फेक्शन किसी प्रकार से भी फैले। फिर एक होता है प्लाज्मा पायरोलिसिस, ये बहुत ही आपकी आधुनिक तकनीकी है। तो इसमें आपका क्या किया जाता है, प्लाज्मा पायरोलिसिस किया जाता है, तो इस आपका अलग अलग हो जाता है। अब ये सब तकनीक हो गए। अब आपका तीसरे का ख है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और फिर ध्वनि प्रदूषण पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण ये होता है कि अवांछनीय जो भी आपकी आवाज़ होती है, यानी अनवांटेड जो भी आपके साउंड होते हैं, उसी को हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण अथवा नॉइस पॉल्यूशन। और इसके मापने की इकाई आपकी बेल होती है। और मनुष्य जो होता है वो 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच की अगर ध्वनि है तो उसको बहुत आसानी से यानी आराम से सुन लेता है। जो शोर की मात्रा होती है, तो शोर की तीव्रता अधिक मात्रा में होने से मनुष्य को परेशानी नहीं होती, बल्कि यह होती है कि मनुष्य द्वारा कितने समय तक सुना गया। यानी बहुत तेज ध्वनि भी आप बहुत कम समय के लिए अगर सुन रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जबकि एक ज़्यादा ही शोर और बहुत ज़्यादा समय के लिए सुन रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये भी वजह बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण होता है। अब ये बात करते हैं कि आपका शोर का प्रभाव क्या क्या होता है। तो शोर के प्रभाव में आपका निम्नलिखित प्रभाव हो जाता है। एक तो होता है कि आपका बातचीत का व्यवहार, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो हम एक दूसरे की आवाज़ को उतने अच्छी तरीके से नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है कि हमको एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए आपका चिल्लाना भी पड़े। तो इसका मतलब कि जो भी आपका शोर होता है वह हमारे बातचीत की जो भी आपका बातचीत का जो व्यवहार होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, या बातचीत के तौर तरीकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और सतत शोर के कारण जो भी होता है मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है वो भी आपकी काफ़ी कम हो जाती है। फिर क्या होता है, शोर की सीमा अगर 90 डेसिबल से ऊपर की होती है तो मनुष्य के स्वभाव में उत्तेजना, क्रोध, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, उत्पन्न होने लगती हैं। फिर क्या होता है, सतत शोर के कारण जो हृदय रोग तथा उच्च जो रक्तदाब उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर वगैरह क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद अगर कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो आपके आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में भी आपकी कमी हो जाती है। मतलब कि लोगों में थोड़ा सा आत्मविश्वास में यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपकी क्या होती है, कमी वगैरह आ जाती है। फिर ये होता है कि आपका शोर के कारण जो होता है वो आपका भवन और दीवारों में क्या होता है, ये आपका दरार आ जाती है, अर्थात भवन और दीवारें क्या होती हैं उसमें भी छेद हो सकता है। फिर वाहनों के जो अधिक शोर होता है उसके कारण जो होता है मार्ग दुर्घटनाएं आपका बढ़ने के, मार्ग दुर्घटनाएं होने के चांसेस क्या होते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद शोर के कारण आपका जो अनिद्रा रोग होता है या अन्य रोगों के जो बढ़ने के चांसेस भी वो भी आपके बढ़ जाते हैं। अब ये होता है कि इनको रोक कैसे लगाया जाए। तो शोर पे रोक लगाने का सबसे आसान तरीका आपका ये है कि आप क्या कीजिए कि इस स्रोत पे नियंत्रण कर लीजिए, फिर माध्यम पर नियंत्रण कर लीजिए और प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण कर लीजिए। तो इन शो पे अगर आप नियंत्रण कर लेंगे तो आप चाहे तो शोर को क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आपका नियंत्रण करेंगे। तो स्रोत पर नियंत्रण इस प्रकार से करेंगे कि जो भी ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए यह सबसे उत्तम तकनीक है कि
कोशिश ये कीजिए कि कहीं से जल्दी आवाज़ें ना निकले। जितनी भी मशीनें वगैरह हैं उनकी प्रॉपर आप ऑयलिंग और ग्रीसिंग वगैरह करते रहिए, ताकि उसमें से शोर ही कम उत्पन्न हो। जब शोर ही कम उत्पन्न होगी तो किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं, या किसी और काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी मशीनें क्या करेंगी, शोर कम करेंगे, शोर वो कम करेंगे, मशीनों की लाइफ भी बढ़ जाएगी, उसमें टूट फूट भी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे आसान तरीका यही है कि शोर उत्पन्न करना ही आपका कम कर दीजिए। तो लुब्रिकेशन लगा दीजिए, जिससे आपका क्या होता है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद माध्यम पर नियंत्रण। तो ध्वनि के संचारण के पथ को बदल कर या उनकी जो दिशा अगर मोड़ दिया जाए, जिससे कि वो प्राप्तकर्ता तक न पहुंच सके, तो इससे क्या होता है कि आपका इससे भी आप चाहे तो शोर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो माध्यम पे किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि भवन का विन्यास। तो भवन का विन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि भवन के कमरों में शोर न अंदर आ सके, न अंदर का बाहर जा सके। फिर उसके बाद दिशा का परिवर्तन। तो स्रोत से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसके दिशा को आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, अवशेषक के मतलब कि ध्वनि की दीवारों बिल्डिंग की दीवारों को इस प्रकार से बनाया जाए कि वो ध्वनि को अवशोषित कर सके। तो ये आपका ध्वनि ना अंदर जा सकेगी ना बाहर जा सकेगी। फिर क्या करेंगे, मफलर का प्रयोग। मफलर का प्रयोग का मतलब ये कि ये जो भी आपके व्यक्ति हैं वो अगर मफलर लगा ले, चाहे कोई ऐसी चीज़ लगा ले, तो उससे हमारा जो शोर की मात्रा होगी उनके कानों तक बहुत ही कम पहुंचेगी और हम एक नियंत्रित मात्रा की शोर को ही सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण। प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण का मतलब कि ये कि आपके प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण उपकरण लगाकर भी ध्वनि स्तर में कमी लाई जा सकती है। इसके निम्न उपाय हैं, जैसे कि आपका क्या करना चाहिए, कानों पे ईयर प्लग, मफलर और ध्वनिरोधी हेलमेट तथा मशीन वगैरह लगा देना चाहिए। ये सब चीज़ें करके आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। नगर पालिका और महापालिका में यह करना चाहिए कि भारी ट्रकों और वाहनों को शहर के बाहर ही गुजार देना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट का भी कम हो और शहर में आपका शोर की भी मात्रा कम हो। यानी कि ज़्यादा ज़्यादा आपका आउटर रिंग रोड भी बनाना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके कि आराम से आपका जितने भी ट्रक वगैरह हैं या भारी वाहन हैं वह आसानी से बाहर का बाहर निकल सके, ताकि शहरी दबाव पे जनसंख्या पे उसके शोर का प्रभाव ना पड़े। और दूसरा ये है कि जाम वगैरह का भी समूह, क्योंकि बहुत बार जो हमारा जो शोर का कारण होता है वो अत्यंत जाम होता है। जाम के कारण क्या होता है कि लोग विचलित हो जाते हैं और ज़बरदस्ती का हॉर्न बजाने लगते हैं, जो यह भी आपका ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होता है कि सारे लोग क्या करते हैं, विचलित होकर और लगते हैं ध्वनि प्रदूषण करने। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपका ये होता है, प्रत्येक नगर तथा महानगर में क्या करें, एक मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करें, जो कि पूरे शहर में यह देखे कि कहाँ पे शोर की मात्रा ज़्यादा हो रही है या कहाँ के वाहन ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो उसको आप विभिन्न उपायों द्वारा चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, या ये दे सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो शोर हो रहा है वो आपका जाम के कारण या अन्य कारणों से हो रहा है। तो उन कारणों का निस्तारण करके भी हम चाहे तो शोर की मात्रा को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ आपके पेड़ पौधे भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपका ध्वनिरोधी का काम करते हैं। तो रेलवे पटरी के दोनों ओर ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका वृक्ष लगाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो भी आपका ये फ़ायदा होता है कि वह आपके ध्वनि प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और फिर यदि आपका कोई नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वो आबादी से दूर बनाना चाहिए, और लोगों को भी ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी अपना वह मकान बनवाएं तो मकान बनवाते समय क्या करना चाहिए कि आपका वृक्ष को लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। कि बहुत से ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि आपके ध्वनि प्रदूषण को सोख लेते हैं और ध्वनि प्रदूषण की मात्रा को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। अब तीसरे का ग है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आपका क्या होता है, कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को हम
कैसे आपका डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये तीसरे का आपका एक तरह से ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके और बचते हैं। तो तीसरे का गो और लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि इन्वायरमेंटल, तो ये आप जान ही रहे हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट में आ जाता है। कुछ दशकों से आपका जो पर्यावरण की हानि को बिना ध्यान में रखे हुए बहुत से आपके उद्योग और परियोजनाएं वगैरह का विकास चलाने जाने लगे, जिससे कि आपका पर्यावरण में आपकी काफ़ी हानियाँ होने लगी। तो कोई भी आपका जो उद्योग धंधा अगर लगने वाला है, उसका हमारे वातावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, अर्थात वो वातावरण को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं या अन्य चीज़ें जो भी हैं, तो इन सबों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के असेसमेंट को, यानी इसी के मूल्यांकन को हम बोलते हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कि जो भी हमारा पर्यावरण है वो क्या नाम है, कैसे हमारा प्रभावित होता है, कैसे आपका उसका नुकसान होता है। तो ये सब हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन है, उसके कौन कौन से पहलू हैं। पहला तो ये है संकट का आकलन, कि मतलब कि क्या क्या जो भी आपके पर्यावरणीय प्रभाव वाले हैं उसमें क्या क्या संकट हो सकता है। फिर उसके बाद है पर्यावरणीय प्रबंधन, मतलब कि कैसे प्रबंधन करेंगे। फिर उसके बाद ये उत्पाद की निगरानी, तो ये सब चीज़ें हम कैसे कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा जो पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन है उसका क्या क्या लाभ होता है, कि मतलब तो लाभ ये होता है कि विकास परियोजनाओं के दुष्प्रभाव को क्या करना रहता है, कम से कम करना रहता है। तो ये आपका लाभ हो गया। फिर ये होता है कि विकास परियोजनाओं के लागू होने के बाद पर्यावरण पर क्या क्या आपका प्रभाव पड़ सकता है, ये भी जान सकते हैं। फिर ये हो सकता है EIA इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो भी आपका पर्यावरण, जो भी आपका विकास कोई भी हो रहा है वो आपका पर्यावरण के अनुकूल हो। अब ये देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन की आपकी क्या क्या कार्य विधि है, कि मतलब उसको कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले ये होता है प्रारंभिक वातावरणीय जांच करते हैं। प्रारंभिक वातावरणीय जांच करने के बाद उसके बाद वातावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका आकलन करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा कोई चीज़ें लगने वाली रहती है उसके डिज़ाइन की जांच करते हैं। डिज़ाइन की जांच करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा निर्माण रहता है उसका निरीक्षण करते हैं। और ये सब निरीक्षण करने के बाद फिर हम देखते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव और क्रियाकलापों के जितने भी होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनकी हम निगरानी करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में आपका जो भी पर्यावरणीय प्रभाव का जो आकलन है वह आपका कैसे क्या होता है। तो भारत सरकार के जो पर्यावरण मंत्रालय जो है उसके मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है, जो कि विभिन्न वो परियोजनाओं के तथ्यों की जांच करता है और ये भी देखता है कि जो भी आपके परियोजनाएं का अगर आप पूरा का पूरा अगर आप डिटेल अगर उस विभाग को दे देते हैं तो उस विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि 6 महीने के अंदर उसको उस प्रोजेक्ट को हाँ या ना कर दे, मतलब 90 दिनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर आपको पूरा का पूरा कर ले। और जो आपका भारत है उसमें EIA के लिए आपका 6 सेंटर बने हैं, जिसमें कि आपका अगर यूपी की बात की जाए तो लखनऊ, फिर उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल, फिर कर्नाटका में बेंगलोर, फिर उसके बाद पंजाब की बात की जाए चंडीगढ़, फिर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शिलांग और फिर उसके बाद उड़ीसा में भुवनेश्वर, इन सबों को किया गया है। तो जो EIA है वो अपने दायित्वों का अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहा है और करता रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि EIA को आपका लाल फीताशाही से, यानी जो सरकारी तंत्र है इन सबों से क्या किया जाए, मुक्त रखा जाए और एक स्वतंत्र कमेटी के रूप में रखा जाए, ताकि इसके ऊपर किसी का भी दबाव न रहे। दबाव न रहे तो ये आपका स्वतंत्रता पूर्वक और पर्यावरण संरक्षण में क्या किया जाए, अच्छे से काम किया जाए, अच्छे से आपका
काम करती रहे और सारा चीज़ करती रहे। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको एक ये इंडिविजुअल या स्वतंत्र इकाई के रूप में ही आपका काम करते रहे। और ईआईए जो है, इसका जो तथ्य हैं उनको केंद्रित किया जाए, लेकिन जो आपके ये हैं इसमें स्थानीय लोगों को भी और जो आपके स्थानीय पर्यावृत्त हैं उनके भी सुझावों को और स्थानीय जो लोग हैं उनके भी सुझावों को इसमें शामिल किया जाए, तभी जो आपका ईआईए है वो आपका सुचारू रूप से और अच्छे रूप से आपका क्या कर सकेगा, काम कर सकेगा। तो इसके लिए ईआईए के लिए यह आपका बहुत ज़रूरी है कि यह आपका अच्छे से काम कर सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके और दूसरे इस वीडियो की श्रेणी में हम ये देखेंगे कि आपका तीसरे से आगे मतलब चौथा और पांचवा, दो क्वेश्चन को हम उसमें ये देखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे कि हम बीआईटी के बीटी के किस तरह से पेपरों को हम सॉल्व कर सकते हैं और कितना कितना लिख सकते हैं, तो हमको कैसा कैसा नंबर मिल सकता है। तो इन सबों की इस मतलब वीडियो में जानकारी है। तो ये आप समझिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर से ऊपर का नहीं है, तो 5 नंबर के हिसाब से भी ही आपको चीज़ों को क्या करना रहता है, लिखना रहता है। और जो भी आपका मटेरियल है उस हिसाब से वो 5 ही नंबर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आप बहुत ही छोटे में किसी क्वेश्चन को लिख दें, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप पृष्ठ लगाएं। एक हिसाब से आप हमेशा दिमाग में रखे रहें कि हमको 5 नंबर के क्वेश्चन मतलब 2 से ढाई पेज के बीच में आपको आंसर देना है। और आंसर में आप सटीक चीज़ों को ही लिखें, बहुत ज़्यादा कहानी वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि काफ़ी आसानी से चेक हो सके। और सारी चीज़ों को बिंदुवार लिखने की कोशिश करें। बिंदुवार लिखने में आपकी कापी चेक करने में भी परीक्षक को आसानी रहती है और आपको भी आसानी रहती है। अब फिर उन बिंदुओं को क्या करें कि आप अपने हिसाब से उसको विस्तृत एक रूप से और कोशिश ये करें कि जो आपकी राइटिंग है वो भी आपकी सुंदर रहे। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आप अच्छे से अच्छे नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन सबों के साथ आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसकी पेपर सॉल्वर्स की दूसरी श्रृंखला में हम तीसरे और चौथे और पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।